बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 जजेस साहिबान ने जो 12 जुलाई का फैसला था उससे कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें जो कागज़ों में उनको दे दी गई थी वो भी वापस ले ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही एक मरतबा फिर ख़त्म कर दिया गया है। आज के इस फैसले के नतीजे में भले ही जितनी तनकीद होती रहे, बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का वो इख्तिलाफी नोट ही आज बरकरार रहा है, जिस इख्तिलाफी नोट ने एक बड़ा तूफान खड़ा किया था। बहरहाल उसी इख्तिलाफी नोट में उन्होंने 8 जजेस के फैसले के बारे में जो कुछ कहा था आज साबित भी कर दिया। और फिर हमने देखा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो 8 जजेस के साथ उस फैसले के जो 12 जुलाई को दिया गया था सिग्नेटरी थे, उन्होंने भी अपने फैसले से एक तरह से राय फरार इख्तियार कर ली, रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया। नजरसानी दरख्वास्तें जो आई थी अपने ही फैसले के खिलाफ मंजूर कर ली। जमाल मंदोखेल साहब ने भी थोड़ी बहुत तब्दीली की है, मगर रिव्यू उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ 2 जजेस साहिबान हैं जो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक हैं। उनका वो फैसला जो पहली समाअत पर उन्होंने दिया था कि हम मुस्तरद करते हैं, खारिज करते हैं ये रिव्यू। दिलचस्प बात यह है मतीउल्लाह जान साहब, आपके हाथ में इस वक्त जो शॉर्ट ऑर्डर है वो है, इसके ऊपर उन 2 जजेस साहिबान के ना दस्तखत है ना उनका नाम है नीचे। तो ये कैसा फैसला है? आपको 20-25 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हुए। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या आपकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक फैसला आया है? मेरे ख्याल में तवक्कुआत के बिल्कुल ऐन मुताबिक आया है, क्योंकि जिस तरीके से ये नज़रसानी की दरख्वास्तें लगाई गई और जिस किस्म के रिमार्क्स जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मसरत अली और दीगर जजेस साहिबान दे रहे थे, तो उससे साफ लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ये मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं, इनमें से ख़ास तौर पे वो जजेस जो पहले फ़ैसला दे चुके PTI के हक़ में, वो अपने फ़ैसले पे पशेमान थे, पछता रहे थे, शर्मिंदा थे। मालूम नहीं क्या, इसको शर्मिंदगी तो नहीं कहेंगे, मगर ज़ाहिर बात है अपना यू टर्न लेना किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इतना आसान नहीं होता, शायद सियासतदानों के लिए आसान होता है। बहरहाल ये तवक्को बिल्कुल थी कि यही फ़ैसला होगा, क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से आईनी बेंच के जजों का इंतखाब किया गया और आईनी मामलात उनके सामने डाले गए, तो उससे लग यही रहा था कि ये आईनी मामलात जो हैं बस फिर ऐसे ही तय होंगे जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। अभी उससे पहले जजेस के तबादले और ट्रांसफ़र और सीनियरिटी का मामला भी जो है जिस तरीके से निपटाया गया, उसका भी फैसला नहीं किया गया, वो भी आपके सामने है। तो मुझे तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, मगर एक बात की हैरानी ज़रूर हुई है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, गुस्से में ये बेंच कुछ आगे निकल गया है। पहले तो PTI से सिर्फ उन्होंने एक सियासी निशान लिया था, इंतखाबी निशान लिया था। अब तो नाम ही उन्होंने ले लिया। न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको बरकरार रखा, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा। और जो सियासी जमात के तौर पे तहरीक इंसाफ को 13 जजों के बेंच ने 11 जजों ने तस्लीम किया था, आज 7 जजों ने बैठ के कह दिया कि वो सियासी जमात अब है ही नहीं, ख़ास तौर पे इंतखाबी निशान के कंटेक्स्ट में पर्पस के लिए और पार्लियामेंट के अंदर मखसूस नशस्तों के मिलने के पर्पस के लिए ये PTI जो है अब सियासी जमात का वजूद रखती ही नहीं है। अगर तो हम ये वापस चले जाएं 12 जुलाई से पहले, क्योंकि 12 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस साहिबान ने कंप्लीट जस्टिस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम किया था। बल्कि न सिर्फ उन 8 ने बल्कि 11 ने, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी। मगर फिर आज हम देख रहे हैं कि अगर वो फैसला, वो ऑब्जर्वेशन हम इसमें से निकाल दें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वजूद ही खत्म हो गया। तो वो जो नमाजें बख्शवाने आए थे उनको तो उल्टा गले पड़ गए रोजे। बहरहाल नज़रसानी में तो इलेक्शन कमीशन आया था ना जी, नहीं वो नहीं, तो सुप्रीम और कोर्ट में मैं पहले ठीक की है, बात कर रहा हूँ। वो तो उनको बख्शी गई थी ना। मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, ये जो फैसला आया ये कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI तो लेकर नहीं आई ना, ये तो इलेक्शन कमीशन और नून लीग और पीपल पार्टी लेकर आई है। तो बहरहाल ये साफ लग रहा था। असल चीज़ ये है कि अब होगा क्या। अब देखें, इस फैसले के बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है बतौर सियासी जमात, उसको मखसूस नशस्तें तो नहीं मिलेंगी, और जो अरकान PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करेंगे एज अ पार्टी, वो अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कह तो सकेंगे, मगर ये भी देखने वाली बात है कि क्या उन पे ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डिसिप्लिन लागू होगा या नहीं। क्योंकि 63A के तहत कोई भी मेंबर कौमी असम्बली जो है, अगर
अपनी पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के फैसलों से इनहराफ करता है मासवे चंद ख़ास सिचुएशंस के, तो बल्कि चंद ख़ास सिचुएशंस के अंदर ही, जिसमें वज़ीर आज़म वज़ीर आला का इंतखाब है, बजट है और आइनी तरमीम है, तो इस या फिर या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, या फिर वो अपनी पार्टी से बरमला इस्तीफ़ा दे देता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो फिर उस पर वो डिसिप्लिन जो है वो लागू होता है, वो डिफेक्शन होती है, वो नाअहल हो जाता है अपनी सीट से। तो अब देखने की बात यह है कि क्या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तस्वर किए जाएंगे पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवार, क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर छोड़ते हैं तो क्या उन पर भी डिफेक्शन लागू होगी या नहीं होगी? क्योंकि एक सवाल तो है ना कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने फैसले में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही उनको कोई निशान दिया गया, और जिस पार्टी को निशान नहीं मिलता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरह वो पीटीआई को भी कहते हैं कि ये तो सियासी जमात है ही नहीं। ठीक है ना, तो अब ये देखने की बात है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पहला वाला जो स्टेटस था, जो किसी हद तक इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया था एज एन आउटसाइड पार्लियामेंट पार्टी, तो क्या वो स्टेटस भी बरकरार रहता है या नहीं, वो तो अभी खैर देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि जो मखसूस नशस्तें हैं, ये कौमी असम्बली में है, पंजाब असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान के अंदर, ये माले गनीमत के तौर पे अब इस फैसले के बाद और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक नून लीग और पीपल पार्टी को मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो माले गनीमत के तौर पे खसूसी नशस्तें हैं या ख़वातीन की या माइनॉरिटीज़ की जो मिलेंगी, इसके बाद तो आपको पता है फिर हुक्मरान इत्तेहाद अददी तौर पे बहुत मजबूत हो जाएगा तरमीम करने की और 27वीं आनी तरमीम जो है उसके लिए 2/3 कोई मुश्किल नहीं है। वैसे तो 2/3 के बगैर भी कोई मुश्किल नहीं थी लोगों को, जिस तरीके से करवाया गया 26वीं आनी तरमीम, मगर अब कम से कम वो तरद्दुद और वो तकल्लुफ़ भी नहीं करना पड़ेगा जो पिछली 26वीं आनी तरमीम के दौरान हुकूमत को या इदारों को करना पड़ा। तो अब तो मेरे ख्याल में ये एक किस्म का मोटरवे है, और ये जो फैसला है इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट ने इस हुकूमत और इदारों के साथ मिल के बिल्कुल मलियामेट कर दिया है, अपनी तरफ से मलियामेट कर दिया है, और कानूनी और तकनीकी एतबार से उसकी शनाख्त छीन ली गई है और उसको सियासी एतबार से भी बहुत बड़ा धचका पहुँचाया गया है। और ये जो आइनी बेंच है, मैं समझता हूँ कि इसने आइन की तशरीह के नाम पे एक बहुत बड़ी गैर आइनी हरकत की है, एक गैर आइनी इक़दाम किया है, जिसका नुकसान जो है वो पहले ही 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस का कोई साख नहीं थी। उसके बाद इस फैसले के बाद अब उन इलेक्शंस की बुनियाद पे जो पार्लियामेंट बनी है, ये पार्लियामेंट भी अब अपनी साख खो देगी। और ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ जुडिशल इंजीनियरिंग, दिस इज़ जुडिशल मैनिपुलेशन, और ये वही दौर है जो कि जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था तो ज़फ़र अली शाह केस के अंदर हमारी इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है जनरल मुशर्रफ को न सिर्फ ये उनका मार्शल जायज़ करार दिया था, बल्कि उसको आइन में तरमीम करने की भी इजाज़त देती थी। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है, और ये नुकसान खुद अदलिया का है। मैं समझता हूँ कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का कब्रस्तान है जो कि काजी फारिसा बना कर गए थे, और इस कब्रस्तान की संगमरमर की सफ़ेद दीवारों पे वो तमाम बुनियादी हकूक़ लिखे हुए हैं, कंधा किए हुए हैं खूबसूरती से, जिन हकूक़ को आज के इस फैसले में पामाल किया गया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहूँगा। 12 जुलाई को आपको याद होगा जब फैसला आया था और 2 जजेस साहिबान उन्होंने एक नोट लिखा था जो थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। आज वही नोट अक्सरियती फैसला बन चुका है। अब आप पीछे मुड़कर देखें, 26वीं आनी तरमीम आती है, उस फैसले के बाद जिस फैसले में इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है आप 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद ना करें। 26वीं आनी तरमीम आती है, 26वीं आनी तरमीम में जुडिशल कमीशन आता है, जुडिशल कमीशन के अंदर और फिर उससे कबल एक आइनी बेंच भी आ जाता है। आइनी बेंच की सरबराही उन्हीं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को दे दी जाती है, दूसरे फाजिल मेंबर को भी रुकन बना दिया जाता है उस आइनी बेंच का, और उसी आइनी बेंच के सामने लगाई जाती हैं नजरसानी दरख्वास्त उस फैसले के खिलाफ। तो ये डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा खेल रचा गया है, और इस एक फैसले को वापस लेने के लिए जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस को एलिवेट किया गया है, उसके बाद इस केस को मुकर्रर किया गया है, जिसकी निशानदेही कल हामिद खान साहब ने भी की है, जिस पर आज जजेस साहिबान बड़े इस्तराब का शिकार थे, बड़े गुस्से में भी थे, बरम भी थे, और हाशिम काकर साहब तो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो गए, जैसे जमाल खान मंदोखेल जज्बाती हो गए। शायद उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से और उनके मेंटोर एक्चुअल में जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, वो उस पर काफ़ी हर्ट थे। लेकिन मेरे लिए ये हैरान कुन था कि कल तो वो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और हामिद खान साहब ने जब ये ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट्स दिए
उसके तकरीबन 1 घंटा बाद तक भी वो दलाइल जारी रखे हुए थे, मगर बड़े हंसी खुशी सब मामलात चल रहे थे। अचानक से मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है कि जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब को भी एक उनकी सोच में परिवर्तन आया, उन्होंने भी बेंच से रिक्यूज़ कर लिया और उसके बाद फिर हमने देखा जजेस भी बड़े फ्रंट फुट पर आकर खेले। जस्टिस जमाल मंदोखेल बिलखसूस जो बड़े धीमे मिजाज के जज हैं, आज बड़े गुस्से में थे। जस्टिस आशिम काकड़ साहब जो खुद बता रहे हैं कि मेरा आपके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है, और फिर खरी खरी उनको भी सुनाई। तो ये तमाम तर चीज़ें, इनको आप कैसे देख रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस आज के इस फैसले के बाद, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में हमारी जो आज़ाद अदलिया है उसका कॉन्सेप्ट दोबारा से बहाल हो सकेगा? देखिए, आप आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हैं, मैं ये तो अदलिया भी अब नहीं रहेगी। ये इसको आप अदलिया तो नहीं कह सकते ना, कि जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, जिस किस्म के बेंचेस तश्कील दिए जा रहे हैं, जिस किस्म की आईनी तरमीम की बात हो रही है, जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजों को डराया धमकाया जा रहा है उनकी कारकर्दगी जांचने के नाम पे, जिस तरह की कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, छुट्टियों के जो कवायद हैं उनको तब्दील किया गया है, छुट्टियाँ कैंसिल भी हो सकती हैं, जज साहब जो है व्हाट्सएप पे मालूमात देंगे कि वो उनकी लोकेशन क्या है। ये क्या बचकाना किस्म की चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे अमीनुद्दीन खान ने जो फैसला दिया है, मुझे तो लगता है कि जैसे इनका कोई इस मुल्क में और इन इदारों में कोई स्टेक ही नहीं है। इस अदलिया ने जिस बर्तन में हमारे मज़ीद जजेस खाते रहे पिछले 76 साल से, उनमें से बहुत से ऐसे जजेस हैं जो उसी बर्तन में छेद करते रहे। तो ये तो जिस शाख पे बैठते हैं उसी शाख को काटते हैं, और माजी हमारे सामने है, 76 साल की बात है ना। अच्छा, आपने जस्टिस पवर का, सलाउद्दीन पवर का जिक्र किया कि आज सुबह ही वो दस्तबरदार हो गए। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, आपसे भी बात हो रही थी कि अगर जस्टिस सलाउद्दीन पवर बेंच पे होते तो ये 7-6 की जो अक्सरियत है ये किधर जाती? मुझे तो लगता है कि उनको निकाला इसलिए गया है कि वो कोई राय ना दे सकें, क्योंकि शायद उन पर दबाव होगा कि जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में जिस तरीके के उन्हें 7 वज़ाइर देना पड़ा, ठीक है ना, तो अब वो इस केस में भी शायद वो चाह रहे होंगे कि मैं कम से कम 7 नहीं दूंगा और मैं बेंच से निकल जाऊंगा। अब वो उनको बहाना अहमद खान के दलाइल का मिल गया कि भाई उन्होंने एतराज़ कर दिया, ठीक है, तो बाकी 5 जजेस भी थे ना, उनको तो कोई अफसोस या वो नहीं हुआ, वो जो दूसरे अल्फाज हैं, ठीक है, तो इनको सिर्फ हुआ, समझ आई। तो मेरे ख्याल में इनके जाने से ये 7-6 की कम से कम अक्सरियत होगी। अगर सलाउद्दीन पवर बेंच पे मौजूद होते तो क्या होता, फिर ये 7-6 वाली अक्सरियत तो मुश्किल हो जाती, फिर तो मामला दूसरी तरफ चला जाता ना। 7-5 थे ना, आज 7-5 है। आज 7-5 हो गए ना, 7-5 हो गए, तो क्या होता फिर? तो ये सिचुएशन ये होती कि जो दूसरे जजेस से हो सकता है, जैसे हाशिम काकर को 6-6 हो सकता है, जैसे जमाल खान मंदोखेल को, इनकी वजह से कोई सपोर्ट मिलती और वो शायद जो मजीद स्ट्रेंथन हो जाते। मगर बहरहाल हम देख रहे हैं कि ये जो जिन जजेस ने, जिन 7 जजेस ने जो फैसला दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है। और ये माले गनीमत जो है, मैं आपको बताता हूँ ना, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तो हिस्ट्री आपने खुद ही बता दी कि किस तरीके से उन्होंने 12 जुलाई के फैसले में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना ही नहीं चाहिए। अगर कोई सरकारी बाबू या मुलाजम ये समझता है कि ये गैर आईनी फैसला है, मतलब ये अख्तियार, ये वो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। दूसरे जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये उनके साथ थे और इनकी भी यही राय थी। तीसरे जो हैं वो जस्टिस मुसर्रत अली हैं, जो बल्ले के निशान अल मारूफ बल्ले के निशान वाला बेंच जो है, तो ठीक है ना। और चौथे जो हैं वो जस्टिस शायद बिलाल हसन हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट से जिस तरीके से इनको लाया गया, ये मेरे ख्याल में उस वक्त सीनियरिटी का असूल बरकरार था, लेकिन इनको भी लाया गया था लाहौर से, चौथे नंबर पे थे। और फिर उसके बाद जैसे हाशिम खान काकड़ जो काजी फाजीसा के मतलब चंद अल्फाज के ऊपर जो है बरहम हो गए और सब कुछ भूल गए, और उन्होंने कहा कि जनाब आपने बेइज्जती कर दी है और ये डी चौक बना दिया है, लानत भेजता हम लानत भेजते हैं। तो इतने जज्बाती हो गए, आज सुबह ये लानत भेज रहे थे और आज बाकायदा जज की तरफ फैसला भी दे रहे हैं, आइन की तशरीह भी कर रहे हैं। अब मालूम नहीं ये खुद तशरीह करेंगे या सिर्फ दस्तखती जजों में शामिल होंगे, क्योंकि ये भी बड़े इंटरेस्टिंग होगा कि ये आइन की तशरीह ये लोग कैसे करते हैं। बहरहाल आइनी बेंच के ऊपर मैं तो समझता हूँ बैठे हुए हर जज को जो है आइन की तशरीह का पाबंद करना चाहिए, और उनको इस बात का पाबंद करना चाहिए कि भाई वो अपने फैसले पूरे लिखेंगे और आइन की बाकायदा तशरीह करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक जज मेरे ख्याल में रह गए, जस्टिस आमिर फारूक साहब। जैसे आमिर फारूक साहब को मेरे ख्याल में उनको तो हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ किया उन्होंने ही किया, वो जजेस सीनियरिटी और तबादले के हवाले से, और बहुत कुछ करते भी रहे। आज 2 सवाल भी और फिर आज 2 सवाल भी किया आखिरी दिन, आखिरी लम्हों में। और फिर आखिर में जैसे अली बाकर नचवी, जिनको जो हमारे जुडिशल कमीशन ने ना सिर्फ ये कि उनको सुप्रीम कोर्ट में पहली इजलास में एलिवेट नहीं किया, बल्कि उनके बारे में कुछ माशाल्लाह से कलमात भी कहे थे, जिसके ऊपर बड़ा एतराज़ हुआ था।
और उनके बारे में उनकी कंडक्ट के बारे में बड़े सीरियस शकूक शुबात पैदा किए गए थे। और अख्तर हुसैन साहब ने जो है मुझे एक इंटरव्यू में MJ TV में उन तमाम खदशात का इज़हार किया था। हुसैन साहब उस वक्त मेंबर थे जो बार काउंसिल के नुमाइंदे थे। तो बहरहाल ये वो जजेज़ हैं जिन्होंने आज आइन की तशरीह किया, ये 7 जजेज़ ने। और अददी तौर पर देखा जाए तो इन 7 जजेज़ ने 8 जजेज़ का फ़ैसला जो है वो सेटिसाइड किया है और ये 13 जजेज़ का बेंच था, जिसमें से अब जो हैं 12 जजेज़ के बेंच ने ओवरऑल ये फ़ैसला दिया है। तो ये बड़े तजादात हैं मेरे ख्याल में, जिनको तारीख़ में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ। अमूमन हम तो इस प्रोसीजर को नज़रअंदाज करते हैं जब बात होती है आइन की, जब बात होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि एपेक्स कोर्ट है। मगर क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज हैं जैसे शायद बिलाल हसन ने, उन्होंने कहा कि मैं प्रोसीजर्स को बड़ा फॉलो करता हूँ, मैं बड़ा प्रोसीजरलिस्ट हूँ। जी, तो अब यहाँ पर प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, कन्वेंशंस की हम बात करें, रिवायात की बात करें, जब एक जज बेंच से रिक्यूज़ कर जाए, आपका क्या तजुर्बा कहता है? आप मुझसे बहुत अर्सा पहले से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, क्या बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता और बेंच की अददी जो अदद हैं वो बराबर नहीं रखे जाते? चाहे एक जज भी उठकर चले जाए, हमने काजी फैसल के केस में देखा, बहुत से केसेस में देखा, जो एक्चुअल नंबर है मरकज़ी केस के अंदर उसको इंटैक्ट रखा जाता है। इस केस में भी बारहा कोशिश की गई कि उन 2 जजेस साहिबान को शामिल किया जाए जिन्होंने पहले रोज़ ही मुस्तरद कर दी थी रिव्यूज़ को। आपको याद होगा जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस, उनकी बाद में आता हूँ। तो ये जो आज 10 जजेस साहिबान ने कंटिन्यू रखा उस समात को, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो 13 जज थे, 2 जजेस ने जो ही अपने राय दी तो इनको निकाल दिया, 11 रह गए। 11 में से फिर एक जो है वो ऐसे ही रिक्यूज़ कर गए, 10 रह गए। तो मैं समझता हूँ कि नज़रसानी का जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो मौजूदा रूल्स हैं, वो अभी आइनी बेंच ने अपने रूल्स अभी तक नहीं बनाए बाय द वे, ठीक है। अब जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो एज़ फार एज़ पॉसिबल सेम बेंच होना चाहिए, जिसको जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कहते हैं। सेम बेंच से मुराद ये है कि वही एज़ फार एज़ पॉसिबल नंबर्स वही होना चाहिए। हालांकि सेम बेंच से मुराद ये है वही जजेस उनके सामने लगते। अब ना तो इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, ना जस्टिस मुनीब शामिल थे। क्यों? क्योंकि उनको हुकूमत के सियासी लोगों ने, अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर ने, उन्होंने उनको आइनी बेंच पे बिठाया ही नहीं, ठीक है, तो उनको निकाल दिया। उसके बाद फिर अगर देखा जाए कि तादाद के हवाले से, तो जहाँ 13 जजेस का फैसला था, असूली तौर पे 13 जजेस को ही नज़रसानी करनी चाहिए थी। और बड़े फ़ख्र से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जब वो 2 जजेस उठ के गए, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने 13 बंदे वैसे पूरे हैं, हम उन दोनों को इस बेंच में शामिल रखेंगे। और उसकी वजह ये थी कि तादाद 13 पूरी शो करना चाह रहे थे वो। लेकिन जब अब ये जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने जब गए तो उन्होंने कहा अच्छा, हमें तो तादाद का इशू ही नहीं है, हम तो आइनी बेंच है। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि कल फुल कोर्ट का फैसला जो है वो आइनी बेंच के 5 जजेस बैठ के वो फुल कोर्ट का फैसला भी सेटिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आइनी बेंच के जो 7 दिमाग होते हैं ना, वो फुल कोर्ट के 34 जजों के बराबर होते हैं। यानी कि ये 7 ऐसे हीरे हैं कि जिनके आइन के बारे में समझ बूझ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के नहीं तो जजों के बराबर है। अगर आपकी इस राय को हम मान लिया लें कि जो राय दी जा रही है लीगली, अगर हम बात करें 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनना है, ठीक है, फेयर इनफ। मगर फिर आपने इन द फर्स्ट प्लेस 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट आईनी बेंच क्यों बनाया? उस वक्त ही 5-6 जजेस पर बना देते हैं। आपको भी मालूम था रूल्स क्या है, आपको भी मालूम था उनको फॉलो करना है। एग्जैक्टली। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, आपको क्या लगता है उनकी जानिब से कोई नोट आएगा, उनकी जानिब से कोई अपनी रीजनिंग दी जाएगी या कोई खत लिखा जाएगा? क्योंकि उनके तो दस्तखत भी नहीं है। सबसे पहले तो उन्हें बिठाया नहीं गया बेंच में, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है पनामा में। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो दोनों जजेस साहिबान भी जब GIT के बाद मरकजी फैसला 28 जुलाई को सुनाने आया था बेंच 3 रुकनी, तो उन्होंने 2 जजेस साथ को बिठाया था। तो यहाँ पर भी हम तवक्को कर रहे थे अगर एक जज बैरून मुल्क भी हैं तो कम से कम दूसरे को बिठा लेते। अगर उनको बिठाना नहीं है तो उनसे दस्तखत तो ले लेते। अदील, जब कोई जज कंसिस्टेंट नहीं होता ना अपनी सोच में, अपनी अप्रोच में, अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने फैसलों में, ठीक है, हर रोज़ उसके जहन में एक नया फतूर आता है, तो फिर हर रोज़ उसके जहन में नया आइडिया आता है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो बेंच ने आज फैसला सुनाया है, इस पर जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने कहा कि जब हम 10 जजेस होकर फैसला दे सकते हैं तो फिर उन 2 की भी क्या ज़रूरत है? क्वाइट पॉसिबल। तो हो सकता है आप ये कह रहे हो कि अब तो हम आइनी बेंच है भाई, अब तो जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी की ना तो दस्तखतों की ज़रूरत है
और ना ही जो है उनके किसी नोट की ज़रूरत है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जो जो ये इन्होंने जारी किया है, इसमें अगर दस्तखत नहीं है तो क्या वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी है कि नहीं? क्योंकि इन्होंने पहले खुद ही कहा था कि वो हमारे बेंच का हिस्सा हैं और बीच में दौरान समात भी कहते रहे हमारे बेंच का हिस्सा हैं। और ये बहस शुरू तो होगी, और मैं ये उसी अब तरफ आपको देखिए ना, लेके आना अब चाह रहा था। अगर ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं है जिसमें कम से कम 12 जजेस के दस्तखत होने चाहिए ना, चले एक जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने रिक्यूज कर लिया, तो अगर ये 12 जजेस के दस्तखत नहीं है तो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कैसे जारी हो सकता है? बिल्कुल। और आपको पता है ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाला एक फटा पहले भी पड़ा था, ये 3 नवंबर 2007 वाले ऑर्डर में भी ये मसला हुआ था कि सबके दस्तखत नहीं थे। इंतखाबात वाले और फिर इंतखाबात वाले मामले पे भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में उन्होंने कहा था सारे जजेस के दस्तखत नहीं है, तो ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कैसे हो गया? ये 90 दिन वाला कोई इशू था या कुछ? इशू था वही। तो भाई साहब ये मसला होता है जब बतौर जज आपके दिल में रोज़ाना की बुनियाद पे एक नया फतूर, एक नई बदनीयती आपके जहन में हो, एक नया दबाव, एक नया प्रेशर हो, तो अब हर रोज़ अपने पुराने वाले जो मुंह से निकाले हुए अल्फाज हैं आप उनको जो है वापस लेने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन तो मैं ये तो हो रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और इस सुप्रीम कोर्ट का, इस अदलिया का बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि अब लोगों को ये नहीं पता कि आज सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है तो दूसरा कल देती है। जैसे वो किसी ने बाप का जिक्र किया ना, वो मखदूम अली खान से पूछा गया कि वो जो बाप पार्टी थी जो इलेक्शन में भी नहीं थी उसको बाद में मसूद नशस्तें मिल गई, तो मखदूम अली खान साहब माशाल्लाह क्योंकि जर्नलों के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, उनके पास वो हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। वो कहते हैं अगर पहले गैर आइनी किसी ने फैसला दिया है तो इलेक्शन कमीशन जो है अपने पुराने गैर आइनी फैसले का पाबंद तो नहीं है ना। अब वो ये बात सिर्फ वही कर सकता है जिसने जर्नलों की खिदमत की हो बतौर अटॉर्नी जनरल। इसकी वजह ये है कि कितना आसान है ये कह देना कि अगर एक आइनी इदारे ने पहले गैर आइनी ओ भाई, ये जो आप आज फैसला करवा रहे हो, कल की सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बैठ के इन इन 12 जजों के फैसलों को कूड़ेदान में फेंकेंगे, कहेंगे ये गलत फैसला था, हम आइनी बेंच हैं, ये आइनी बेंच क्या बेचता है? अब मुझे बताएं, अगर ये आइनी बेंच 12 जजों का था आज, इसमें से 2 ने फिर भी दस्तखत नहीं किए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी नहीं है, मुझे बताएं कल अगर 5 जजों का आइनी बेंच बैठ के कहे कि हम ही फुल कोर्ट हैं और हम इस आइनी बेंच के फैसले को हम नहीं मानते और इसको लात मार के कूड़ेदान में डाल दें ये आज वाले फैसले को, तो क्या वो आइनी बेंच जस्टिफाइड होगा? क्योंकि वो कहते हैं हम तो फुल कोर्ट हैं जी, आइनी बेंच को तादाद की तो ज़रूरत ही नहीं है। आज वाला जस्टिफाइड है तो फिर वो भी जस्टिफाइड होगा। तो देखें, ऐसे जजों को फिक्र सिर्फ ये होती है कि हमने रिटायर कब हो रहे हैं और हमें एक्सटेंशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती। असल मसला ये होता है इनके सामने अवाम का मुफाद नहीं होता, इनके सामने आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, इनके सामने पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं होती, इनके सामने कुछ मुफादात होते हैं और माजी में इन्हीं मुफादात की वजह से आज जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हाल पे पहुंची है कि लोग इसकी साख नहीं मानते और इसके फैसलों को भी नहीं मानते। बिल्कुल दुरुस्त है। और लास्टली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शायद इतनी बड़ी मुतासरा फरीक नहीं है जितने वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन द फर्स्ट प्लेस वोट किया था। वो आम लोग, आम शहरी जिन्होंने 8 फरवरी को घरों से बाहर निकल कर अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुना था, उनको वोट किया था। आज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसने ये फ़ैसला देकर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर से ही भरोसा उठा दिया है आम आवाम का। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरी नज़र में। जहाँ तक ताल्लुक़ है काबिलियत का, तो मैं आई विल बैक टू डिफर विद यू सर। जैसे अमीनुद्दीन खान साहब की काबिलियत के ऊपर आप बात अगर करें या आइन की तशरीह के ऊपर आप बात करें, तो मैं समझता हूँ जिस जज ने 12 जुलाई को एक फ़ैसले की तशरीह की थी आइन की, आज देखें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसी जज की उस तशरीह को दुरुस्त माना है। तो काबिलियत तो है ना सर। वो देखें, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो भी अपने फैसले पे हल्का से बदल गए, ठीक है। पार्शली जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी हल्के से बदल गए, हल्की आंच पे बदल गए। और मतलब कि ये कौन लोग हैं यार? पहले आप जब फैसला करते हैं, लिखते हैं, जो जज अपने अल्फाज की हुर्मत नहीं करता, तो कोई आम आदमी जजों के लिखे हुए फैसलों के अल्फाज की हुर्मत क्यों करेगा? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल हम देखते हैं जजेस साहिबान भी शायद सीखते हों और सीखें आइंदा भी। 25 करोड़ आवाम के ऊपर तो ना तजर्बे करें वो तो होंगे, वो कहते हैं ना ऐसा तो होगा। बहरहाल नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मथुला जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।